Hello everyone, welcome to DSEJ Teleclasses, an initiative by Worthy Director School Education Jammu. My name is Muhammad Riaz, teacher from District Poonch. Today I am going to take part 3 of this chapter from Social Sciences class 10th, that is protecting ourselves from disasters. In last two parts we discussed some of the subtopics under this chapter. In this part 3 of this chapter, we are going to discuss in detail what are the safe construction practices that help us to protect ourselves from disasters, and that will surely, these techniques will surely help us to protect ourselves from disasters. There were many traditional techniques in construction. They help the people, many a times they helped the people, they successfully helped the people in protecting themselves from disasters like earthquakes. In this chapter we will discuss the modern techniques that will surely help us to protect ourselves from disasters and to make our houses, our buildings earthquake proof. Let's begin. हम देखते हैं कि about 60% of the land area of India is susceptible to various levels of seismic hazard. तो इंडिया का जो 60% एरिया है इसको जोन्स में डिवाइड किया गया है. कुछ जोन्स में लो इंटेंसिटी अर्थक्वेक आता है और कुछ जोन्स में वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आता है. तो ओवरऑल 60% ऑफ द total area of India is under threat of earthquakes. Then the history of the earthquake tells us that earthquake don't kill the people directly. Earthquake जो है ये लोगों को directly kill नहीं करता है. लोग इस वजह से मर जाते हैं due to the collapsing of the buildings because they were not made as per the building codes. तो उस वजह से जो है बिल्डिंग के कलेप्स होने से लोग जो है वो मर जाते हैं, बहुत सारे लोग, और बहुत सारे लोग इंजर्ड हो जाते हैं. तो बिल्डिंग पूरी की पूरी कलेप्स हो जाती हैं. तो देन नेक्स्ट हम देखते हैं जम्मू कश्मीर फॉल्स इन जोन 4th and 5th दैट रिप्रेजेंट हाई एंड वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स. तो ये जो जम्मू कश्मीर फॉल करता है ये जोन 4th और 5th में फॉल करता है. यहाँ पर वेरी हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक होता है क्योंकि वो इसलिए कि इंडियन प्लेट जो है पूरी अर्थ जो है इसमें ऑलमोस्ट 20 प्लेट्स हैं जो मूव करती रहती हैं. तो इंडियन प्लेट जो है ये इट इज़ थर्स्टिंग अगेंस्ट यूरेशियन प्लेट जो बिल्कुल नॉर्दर्न साइड में जो कंटैक्ट में है उसके, और ये थर्स्ट करती रहती है उसके साथ. तो ये वहाँ से जो है बिल्कुल एडजॉइनिंग में है. तो इसलिए जो है इस वजह से जम्मू कश्मीर में ज़्यादा जो है हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक्स आते हैं. तो नाउ हम देखते हैं कि अर्थक्वेक को हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं. ये हमें पता नहीं चलता है, किसी भी कोई भी वार्निंग नहीं होती है इसमें कि जैसे फ्लड्स आते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है 2 दिन पहले, क्योंकि बारिश हो रही होती है 2-3 दिन पहले हमें वो उसके अलार्म्स मिलना शुरू हो जाते हैं. तो लेकिन अर्थक्वेक किसी भी वार्निंग के बिना आता है जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. तो हमने वो कौन सी प्रैक्टिसेस, वो कौन सी चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए कि जिससे हम अपनी बिल्डिंग्स को ऐसा बनाएं कि वो अर्थक्वेक प्रूफ हो, वो लो इंटेंसिटी और हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक को विदस्टैंड कर सके. तो नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी प्रीपेयर्डनेस कैसी होनी चाहिए कि हम इसके एक्सटेंट ऑफ लॉस और एक्सटेंट ऑफ डैमेज को कम कर सकें. तो इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हमारे लिए इट इज़ नेसेसरी टू हैव सम एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइनिंग एंड डिज़ास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स. हमारी वो प्लानिंग कैसी होनी चाहिए,
हमारा जो है वो डिज़ाइनिंग कैसी होनी चाहिए हमारे हाउसेस की, ताकि हम इसको मिनिमाइज़ कर सकें, हमारी बिल्डिंग्स कोलैप्स ना हो। वो सारी टेक्निक्स हमने अपनानी है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इससे अगर हम थोड़ा सा नई टेक्नोलॉजी अपनाएंगे, ज़्यादा हम स्टील का यूज़ करेंगे और कॉलम्स का यूज़ करेंगे, देन सीज़मिक बैंड्स का यूज़ करेंगे अपनी बिल्डिंग्स में, तो उससे हमें कुछ बर्डन पैसे का होगा, कुछ ज़्यादा खर्चा हमारा 10-15% जो है एस्टीमेट से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उससे जो है हमारी लाइफ सिक्योर होगी। उससे जो है हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है वो पैसा नहीं है। हम फिनिशिंग में जब हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है, हमारा जो वॉल्स हमारी मजबूत होंगी, हमारे कॉलम्स जो हैं अच्छे हमारे होंगे, अच्छा कंस्ट्रक्शन मटेरियल हमने यूज़ किया होगा, तो उससे हमारे ऊपर कुछ बर्डन आ सकता है, लेकिन उसको हम कंपनसेट कर सकते हैं कि जब हम फिनिशिंग करते हैं घर की, तो उससे जो है ट्रिपल टाइम्स हमारा जो है खर्चा होता है। तो इससे हम उसमें थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ कर लें, लेकिन ये जो बेसिक हमारा ढांचा है मकान का, घर का, ऑफिस का, बिल्डिंग्स का, तो वो ऐसा अच्छा हो, ऐसा मजबूत हो, जिसमें रीइंफोर्सिंग हो, तो जो ये एज ए यूनिट हो, उससे हम इसके इफ़ेक्ट को कम कर सकते हैं। तो हम देखते हैं नेक्स्ट की नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी NDMA, ये इंडिया में अपेक्स अथॉरिटी है जो पॉलिसी बनाती है इसके ऊपर, डिज़ास्टर रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स जो हैं कैसे हमने बनानी है। वो इसकी जो NDMA की वेबसाइट है, इसके ऊपर हमें डिटेल से वो सारी गाइडलाइंस मिलेंगी कि कैसे हमने अपनी बिल्डिंग्स को बनाना है। वो माइनर सी छोटी छोटी हर एक ऐसी उसके ऊपर जो है डिटेल में मौजूद हैं, जो इंजीनियर्स वक्तन फ़वक्तन जो है इंजीनियर्स के पास ये आता है, फिर इंजीनियर्स आगे जो हैं कंट्रैक्टर्स को, मैसॉन्स को ये बताते रहते हैं कि कैसी हमने डिज़ाइनिंग करनी है घरों की। तो NDMA का बहुत बड़ा रोल है इंडिया में। ये कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करता है कि एक तो ट्रेनिंग लोगों को देता है कि वॉलंटियर्स तैयार हों, और दूसरा जो है ये ऐसा रिसर्च यहाँ पर प्रोग्राम है कि जो नई नई चीज़ें आती रहती हैं कि हमारी डिज़ास्टर प्रूफ बिल्डिंग हम कैसे बनाएंगे। तो इसकी डिटेल गाइडलाइंस जो हैं इसकी NDMA की वेबसाइट के ऊपर हम देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इंडिया में जो बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट होती हैं, पर्टिकुलरली इन सब अर्बन एंड रूरल एरिया, वो ज़्यादातर देखा ये गया है कि वो नॉन इंजीनियर्ड पैटर्न पर जो हैं वो बिल्ड होती हैं, कंस्ट्रक्ट होती हैं, विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन व्हाट आर द गाइडलाइंस, व्हाट आर द बिल्डिंग कोड्स, उनको मद्देनज़र रखकर नहीं बनाई जाती हैं। बस वो कहते हैं कि सीमेंट का इस्तेमाल कर दिया हमने, जो है कंक्रीट जो है घर बनाया है। तो टेक्निक्स, जो बेसिक टेक्निक्स हैं, वो जो हैं वो फॉलो कई जगह पर नहीं होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द मेजॉन्स एंड कंट्रैक्टर्स दे आर नॉट फैमिलियर विद द अर्थक्वेक रेजिस्टेंट फीचर्स। तो मोस्ट ऑफ द कंट्रैक्टर्स को भी उतनी अडेप्टनेस नहीं होती है कि हमें किस टाइप की बिल्डिंग्स, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक्स कौन सी हैं। तो हमें जो है ज़्यादातर अब ऐसा हो रहा है कि जो इंडाइजीनियस अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हाउसेस जो थे, जैसे भोंगाज इन कच्छ एंड धाजी दीवारी एक ट्रेडिशनल टेक्निक है कश्मीर में। तो ये इस ट्रेडिशन से वहाँ घर बनाए जाते थे और काफ़ी हद तक ये सक्सेसफुल थे। लेकिन इस टेक्निक में, जैसे अगर हम धाजी दीवारी की बात करें, तो इस टेक्निक में बहुत ज़्यादा वुड का, टिम्बर का इस्तेमाल होता है। तो वो आज के टाइम में ज़्यादा अवेलेबल नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन भी बढ़ रही है। तो इस वजह से जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय, इंक्रीजिंगली इसकी रिप्लेसिंग हो रही है विद RCC, दैट इज़ रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। इससे इसकी जो है बिल्डिंग्स अब बनना शुरू हो गई हैं सीमेंट और स्टील से। तो लेकिन इसमें जब सीमेंट
और स्टील का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन उसमें जो है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट टेक्निक्स अभी भी बहुत सारी जगहों पर फॉलो नहीं होती है। वो सोचते हैं कि सीमेंट का मकान बना लिया और हमने ब्रिक्स का इसमें इस्तेमाल किया तो हमारा घर अब जो है पक्का है, मजबूत है। लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निक्स हैं, वो आगे हम वन बाय वन इसको डिस्कस करेंगे, जिससे कि हमारा घर जो है वो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनेगा। तो इस वजह से जो है कि एनडीएमए का बहुत बड़ा रोल जो है कि वो कम्युनिटीज़ को एम्पावर करता है और एनकरेज करता है कि हम यूज़ करें इजी, सिंपल एंड एफोर्डेबल टेक्निकल सॉल्यूशंस। हम ऐसे सॉल्यूशंस ये लें कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ के लिए, बिलो एवरेज फैमिलीज़ के लिए जो हैं वो इजी हो, एफोर्डेबल हो और सिंपल हो, जिससे जो है हर एक आदमी अपना घर ऐसा बनाए कि जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंट हो। नेक्स्ट हम देखते हैं कि व्हाट काजेज द डैमेज टू द बिल्डिंग्स। जब अर्थक्वेक आता है तो बिल्डिंग्स हमारी डैमेज क्यों होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं व्हेन अर्थक्वेक हिट एन एरिया द अर्थक्वेक वेव्स मूव इन ऑल डायरेक्शंस। अर्थक्वेक की वेव्स जहाँ पर एपिसेंटर होता है अर्थक्वेक का, तो वहाँ से ये चारों डायरेक्शन में सीज्मिक वेव्स जो हैं ये ट्रैवल करती हैं और ये ग्राउंड को शेक करती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइमरी वेव्स आती हैं, देन सेकेंडरी वेव्स आती हैं। सेकेंडरी वेव्स बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं। तो ग्राउंड शेकिंग जनरली डिक्रीजेस अवे फ्रॉम द एपिसेंटर। जितना दूरी पर होगा एपिसेंटर से कोई प्लेस, तो वहाँ पर ये डिक्रीज होती जाती है उसकी इंटेंसिटी। तो ग्राउंड की शेकिंग होती है। तो जब ग्राउंड शेक करता है तो जिस ग्राउंड के ऊपर बिल्डिंग होगी, हाउस होगा, तो वो भी नेचुरली शेक करना शुरू कर देता है इसके साथ। तो शेकिंग में क्या होता है कि जो अपर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग होता है वो भी टेंशन में आ जाता है, तो वो भी मूव करने लगता है। और दिस शेकिंग विल लीड टू रप्चरिंग ऑफ द ग्राउंड एंड डेवलप्स क्रैक्स इन द बिल्डिंग्स। तो इससे रिपीटेडली जब बिल्डिंग जो है वो जोल्ट करने लगती है, ट्रेम्बल करने लगती है, तो उससे कई जगह पर क्रैक्स आ जाते हैं, बिल्डिंग्स में क्रैक्स आ जाते हैं। और ग्राउंड कई जगह पर सॉइल जो है बहुत सॉफ्ट सॉइल होती है, तो वहाँ पर भी लैंड के ऊपर भी क्रैक्स आ जाते हैं। तो नेक्स्ट हम इसको देखते हैं कि ये अगर मैग्नीट्यूड जो है अर्थक्वेक का बहुत ज़्यादा होगा, द बिल्डिंग्स विल collapse एंड द पीपल लिविंग इन द बिल्डिंग्स विल गेट ट्रैप्ड लीडिंग टू देयर इंजरी और डेथ। अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उससे बिल्डिंग्स collapse हो जाएंगी, और अगर उस जो है अच्छे फीचर्स उसमें टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं की होगी तो बिल्डिंग collapse होगी, जिससे बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। और जब अर्थ जो है बिगन करती है, मूव करती है, ट्रैवल करती है टू एंड फ्रो, जब अर्थक्वेक आता है तो वो अर्थ जो है टू एंड फ्रो रोटेट करती है, मूव करती है, तो उसके ऊपर जो बिल्डिंग है वो भी जो है उसके साथ ही मोमेंटम में आ जाती है। तो हर एक बिल्डिंग जो है वो अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स करती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं द लोअर पार्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑन द अर्थ सरफेस इमीडिएटली मूव्स विद द अर्थ। जो बेस फाउंडेशन होगा हाउस का वो मूव करना शुरू कर देगा टू एंड फ्रो, लेकिन जो अपर पार्ट होगा उसमें जो है वो टेंशन जाए। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे ह्यूमन बॉडी है, एक बच्चे को जब हम खींचते हैं ऐसे उसको शेक करते हैं बाजू से पकड़ के, तो हमारे अंदर भी एक ढांचा है, इसमें जॉइंट्स हैं, डिफरेंट जॉइंट्स हैं, तो वो हमें पकड़ के रखते हैं। जैसे एक वेव फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक की आई, सीज्मिक वेव, साथ ही दूसरी आई, तो वो शेकिंग करना शुरू हो जाती है बिल्डिंग। तो इससे क्या होता है कि डिफरेंट पार्ट्स अगर रीइंफोर्स्ड ना हो, डिफरेंट पार्ट्स में एक जोड़ ना हो, मतलब रीइंफोर्सिंग ना हो, आगे हम पढ़ेंगे रीइंफोर्सिंग कैसे करते हैं। तो जैसे हमारा स्केलेटन है ह्यूमंस का, तो ये रीइंफोर्स्ड है, विद द हेल्प ऑफ जॉइंट्स
हमारा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर बच्चे किसी को हम शेक करते हैं थोड़ा ऐसे पकड़ के हाथ से, तो वो उसमें जो है जब वेव्स डिफरेंट हम देते हैं उसको, तो वो हिलती है उसकी बॉडी, लेकिन एज ए यूनिट वो जो है वो शेक होती है। तो लेकिन बिल्डिंग जो है अगर उसमें जोड़ नहीं होगा, जॉइंट्स अच्छी तरह से रीइंफोर्सिंग नहीं होगी, तो जब वो शेक करेगी तो कोऑर्डिनेशन जब बिगड़ेगा, उस कोऑर्डिनेशन के बिगड़ने से क्या होगा कि कई बार जब बिल्डिंग इस तरफ मूव कर रही है तो दूसरी वेव आ गई, ये वापस आ रही होती, दूसरी वेव जब स्ट्राइक करती है तो उसमें जो है बहुत सारी वेव्स जब इकट्ठी होती हैं प्राइमरी सेकेंडरी, तो उससे क्या होता है बिल्डिंग में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है, बिकॉज देयर इज़ नॉट रीइंफोर्सिंग और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं किया होता है, उस वजह से उस बिल्डिंग में क्रैक्स डेवलप होते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं टॉलर बिल्डिंग्स, जो ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग्स होंगी वो ज़्यादा जोल्ट करती हैं, ज़्यादा जो है वो मूवमेंट करती हैं, ज़्यादा लॉन्गर टाइम तक वो शेक करती हैं, क्योंकि उनमें टेंशन जो है वो ज़्यादा डेवलप होती है। तो अब हम देखते हैं सेफ्टी मेजर्स क्या हैं। ये तो हमने पढ़ा कि अर्थक्वेक जो है कैसे शेक करता है और बिल्डिंग्स कैसे जो है वो शेकिंग करती है और क्रैक्स डेवलप होते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि कलेप्सिंग बिल्डिंग्स जो हैं उसको हम कैसे रीइंफोर्स कर सकते हैं और किस तरह का स्ट्रक्चर हम तैयार करें, डिज़ाइनिंग क्या हो हमारी, कंस्ट्रक्शन हमारा किस तरह का हो जिससे हम अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स बना सकते हैं। तो सेफ्टी मेजर्स में क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द अर्थक्वेक बिल्डिंग्स इज टू प्रिवेंट कोलैप्सिंग ऑफ द बिल्डिंग्स ड्यूरिंग अर्थक्वेक इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ लाइफ की रिस्क को बचाने के लिए कि लाइफ जो है स्टेक पे ना आ जाए। तो इसका एम सबसे बड़ा सेफ्टी मेजर्स का ये है कि बिल्डिंग्स को हम अर्थक्वेक प्रूफ बनाएं। अर्थक्वेक प्रूफ मीन्स कि वो बिल्डिंग जो है वो एज ए यूनिट हो, जैसे ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन आप देखें, ये एक यूनिट है। इसी तरह से जो बिल्डिंग हो हमारी, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हमारा घर हो, तो वो इस टाइप की बिल्डिंग हो कि उसमें वो एज ए यूनिट बन जाए कि जब वेव इस तरफ आई, बिल्डिंग इस तरफ मूव कर रही है, जब बैकवर्ड वो मूव कर रही है तो वो सारा जो है सारा एज ए यूनिट मूव करे। तो वो स्ट्रक्चर हम कैसे बनाते हैं, आगे हम जब डायग्राम्स देखेंगे तो आपको ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा कि हम रीइंफोर्सिंग कैसे करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टेप्स हैं, हमें वो हम मद्देनज़र रखें जब हम मकान कोई घर बना रहे हैं उसकी डिज़ाइनिंग के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए। तो प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन हमें कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है। तो इसमें देखते हैं हम कि ये चीज़ें हमने देखनी है कि जहाँ पर हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आता है वहाँ तो हमें ज़्यादा अलर्ट होना है, वहाँ हमने जो है इन चीज़ों को बरूए कार लाना है, इन चीज़ों को जो है टेक इनटू कंसीडरेशन करना है ताकि हम इन चीज़ों का फ़ायदा लें और हमारी लाइफ जो है बच सके। क्योंकि यहाँ पर अर्थक्वेक जब आता है, जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो हाई इंटेंसिटी अर्थक्वेक आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉइल टेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टूल इन सेफ कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स। तो सॉइल टेस्टिंग हम देखें कि सॉइल किस किस्म की है, ग्रेवल सॉइल है या लोमी सॉइल है या माउंटेनियस सॉइल है। तो हर एक सॉइल की जो है वो वेट बेयरिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो उस केस में हमें जो बेड रॉक होता है, बेड रॉक जहाँ पर आ जाता है, कई बार जब हम फाउंडेशन बनाते हैं, घर जब स्टार्ट होता है पहले फाउंडेशन होती है, फिर वॉल्स बनती हैं, वॉल्स के बाद फिर उसके बाद लेंटर होता है। तो फाउंडेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब फाउंडेशन हम बनाते हैं तो उसमें हम जब नीचे बेड रॉक आता है, तो कई जगह पर बेड रॉक नहीं आता है, तो बेड रॉक जब आता है तो वहाँ पर उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसी तरह से बिल्डिंग शुड हैव अ सिंपल रेक्टेंगुलर प्लान। बिल्डिंग जो है वो रेक्टेंगुलर प्लान होना चाहिए उसका। ट्रायंगुलर या यू शेप, टी शेप्ड बिल्डिंग्स को हमने अवॉइड करना है। और इस टाइप की बिल्डिंग जो है रेक्टेंगुलर टाइप की, उसका जो है वो जब अर्थक्वेक आता है तो उसकी जो है बहुत उसको कम नुकसान पहुंचता है।
तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि लॉन्ग वॉल्स शुड बी सपोर्टेड बाय रीइंफोर्सिंग कॉलम्स। जब वॉल्स बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती हैं, 15 फीट से ज़्यादा, 16 फीट से ज़्यादा, तो उस केस में बीच में हमने स्टील के, आयरन के कॉलम्स जो हैं बीच में देने हैं कि उसकी स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा हो। तो नेक्स्ट, लार्ज बिल्डिंग्स हैविंग शेप प्लान्स लाइक T, U, L एंड X, इस शेप की जो बिल्डिंग्स होंगी उनको हमने, अगर यू शेप्ड बिल्डिंग है तो उसको हमने 3 कंपार्टमेंट्स में कर लेना है। जब यू शेप की बिल्डिंग होगी तो अर्थक्वेक जो है उसको ज़्यादा अफेक्ट करेगा, लेकिन अगर वो कंपार्टमेंट्स में सेपरेट होगी, इस तरह से एक कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट, तीसरा कंपार्टमेंट, तो उससे जो है अर्थक्वेक का अफेक्ट कम हो सकता है। दूसरा, उसके बाद डोर्स एंड विंडो ओपनिंग्स इन वॉल्स प्रेफरेबली बी स्मॉल एंड मोर सेंट्रली लोकेटेड। जो हम डोर्स होते हैं, उसके बाद जो हमारी विंडोज़ होती हैं वॉल्स में, तो वो सेंटर में हो, वॉल की सेंटर में रखें। उस तरफ से भी हम जगह छोड़ी हो और इस तरफ से भी हो, ये सेंटर में होनी चाहिए। और इससे क्या होगा कि जो लोड है ऊपर से वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, लोकेशन ऑफ ओपनिंग शुड बी टू स्मॉल एंड क्लोज टू द एज ऑफ द वॉल एंड नॉट क्लोज टू द एज ऑफ द वॉल। जो हमारी डोर है या हमारी विंडो है वो सेंटर में होनी चाहिए, वो कॉर्नर में नहीं होनी चाहिए। उससे जो है कॉर्नर में लोड जो है वो वीकनिंग आ जाए। स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन शुड बी गुड। जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल होगा हमारा, जिसमें ब्रिक्स हैं, सीमेंट है, वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसमें हमने कंप्रोमाइज़ जो है बिल्कुल भी नहीं करना है। सीमेंट जो है बहुत पुराना भी हमने इस्तेमाल नहीं करना है। देन सीज्मिक बैंड्स एट प्लेंथ लेवल एंड लेंटल लेवल। लेंटल लेवल जो है ये डोर्स और विंडोज़ के टॉप लेवल पे जो है एक सीज्मिक बैंड हम देते हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीज्मिक बैंड जो है ये स्ट्रेंथ को बनाता है और हाउस की या बिल्डिंग की रीइंफोर्सिंग होती है। इससे मींस कि फाउंडेशन वॉल के ऊपर सीज्मिक बैंड हम बनाते हैं। देन हम सेकंड डोर के टॉप पे जो है वो बनाते हैं लेंटल बैंड। तो लेंटल बैंड कैसे बनता है कि जब कॉलम्स अपनी जगह पे होते हैं, वर्टिकल कॉलम्स, लेकिन जब हम आते हैं डोर लेवल के ऊपर या विंडोज़ लेवल के ऊपर, तो उनके ऊपर हम हॉरिजॉन्टली सभी वॉल्स के ऊपर, एक्सटर्नल 4 वॉल्स और इंटरनल जो वॉल्स होंगे उनके ऊपर हम 2 स्टील रॉड्स यूज़ करेंगे और उनको पूरा कनेक्ट करेंगे आपस में। इससे जो है वो रीइंफोर्सिंग होगी। और 2 हमने यूज़ करनी है आयरन रॉड्स, उनको 15-15 सेंटीमीटर पे एक और आयरन पीस के साथ हमने उनको बांधना है। तो ये पूरा एक जो है कंप्लीट यूनिट बन जाएगा जो हमारी बिल्डिंग्स को स्ट्रेंथ देता है। इसी तरह से एक फाउंडेशन वॉल के बाद आ गया हमारा सीज्मिक बैंड, और दूसरा लेंटल लेवल पे, और तीसरे कॉलम्स। ये सारे मिलके हमें हमारे बिल्डिंग को, हमारे हाउसेस को या हमारे स्कूल्स को, कोई भी बिल्डिंग हो उसको स्ट्रेंथ देते हैं। देन सीज्मिक बैंड एट ईवी लेवल ऑफ स्लोपिंग रूफ्स। जो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं उनके ईवी लेवल मींस कि जब पूरी जो है बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन हो जाएगी, तो जब पूरी वॉल कंप्लीट हो जाएगी, उसके टॉप पे जो है, उसके टॉप लेवल पे 4 साइड से और इंटरनल वॉल्स के ऊपर भी हमने एक सीज्मिक बैंड बनाना है, जिससे जो है उसके बाद उसके ऊपर नेल्स वगैरह फिक्स होंगे, तो उसके ऊपर स्लोपिंग रूफ आएगा और ये स्ट्रेंथ देता है उसको। जो स्लोपिंग रूफ होते हैं उस पे हमने टॉप पे भी जो है वो एक आरसीसी बैंड देना है। देन नेक्स्ट हम देखते हैं, यहाँ आप डायग्राम में देख रहे हैं कि एक कॉर्नर है और एक टी जंक्शन है। यहाँ पे आप देखें कि एट द एजेस एंड कॉर्नर्स द स्टील बार्स मस्ट बी बेंडेड। तो यहाँ पर हमने क्या करना है कि जहाँ मैंने आपको बताया कि वर्टिकल कॉलम्स होंगे अलग अलग पॉइंट्स के ऊपर, तो उसके बाद जो है हमने जो लिंटल बैंड जो हमने दिया फॉर एग्जांपल, तो उसमें जब वो लिंटल बैंड की 2 रॉड्स आएंगी, उसको हमने कॉर्नर पे बेंड करना है नीचे की तरफ। बेंड करके उसको फिर हम
आयरन थ्रेड के साथ बांध देना है, तो इससे जो है मजबूती बनेगी। ये बैंड जो है आकर के फिक्स होगा कॉलम्स के साथ, आगे नेक्स्ट दूसरे कॉलम के साथ होगा, तो पूरे घर के अंदर जो है डिफरेंट लेवल्स पे रीइंफोर्सिंग होगी, जिससे जो है हमारी बिल्डिंग जो है मजबूत बनेगी। नेक्स्ट दूसरा आप देखें, कभी कभी सेंटर में पिलर होता है, ये तो कॉर्नर की बात है कि सेंटर में हम देखें, उस केस में भी हम क्या करेंगे, इसको बेंड करेंगे दोनों तरफ, तो इससे जो है रीइंफोर्सिंग होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं सीज़मिक। ये एक घर में आप देख रहे हैं, एक बिल्डिंग आप देख रहे हैं, इसमें आपको यहाँ लेंटल बैंड नज़र आ रहा है, पेंटेड है ये। इसके अंदर जो है आयरन रॉड्स का इस्तेमाल किया गया है और उसके बाद सीमेंट और कंक्रीट से इसको भरा गया है। तो अब इसमें डोर के चारों तरफ से और आगे आपको एक विंडो नज़र आ रही है, इसके चारों तरफ से हमने इसको क्या करना है कि सीज़मिक बैंड देना है और इसको रीइंफोर्स करके देन ये जॉइन हो जाएंगे किसके साथ, वर्टिकल बैंड, जो वर्टिकल कॉलम्स होंगे, तो ये इन डोर्स को भी और विंडोज़ को भी जो है जकड़ के रखेगा, इनको भी मजबूती देगा और इससे जो है पूरे हमारे हाउस की रीइंफोर्सिंग होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, सीज़मिक बैंड्स आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग आइदर रीइंफोर्स्ड कंक्रीट और टिम्बर। जो लकड़ी के घर बनते हैं उनमें टिम्बर का इस्तेमाल होता है और चारों तरफ से जो है रीइंफोर्सिंग की जाती है और कॉर्नर्स पे अच्छी तरह से हम उसको जो है वो जॉइंट अच्छी तरह से मजबूत बनाएं, अच्छी तरह से नेल्स लगाएं, ताकि जो है जोल्टिंग के टाइम जो है ये एज एक यूनिट काम करे और कहीं कोई क्रैक ना आए और कहीं जो है वीकनेस ना बने। तो कंक्रीट का तो हमने अभी देखा कि कंक्रीट में भी हमने क्या करना है, जॉइंट पे जो है इनको स्टील को बांध देना है, जिससे रीइंफोर्सिंग होगी। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, प्लंथ बैंड जो है इट इज़ प्रोवाइडेड एट द प्लंथ लेवल। फाउंडेशन जब होती है, फाउंडेशन के ऊपर हम प्लंथ बैंड देते हैं। प्लंथ बैंड सभी पूरी वॉल्स के ऊपर, आउटर वॉल्स के ऊपर और इंटरनल वॉल्स के ऊपर हम देंगे, जिससे जो है एक स्ट्रेंथ, एक सीज़मिक बैंड यहाँ पर बन गया, एक लेंटल लेवल पे बनेगा और फाउंडेशन लेवल पे जो हमारा बैंड बनता है उससे क्या होता है कि मजबूती होती है। अगर फाउंडेशन नीचे जो सॉइल है वो अगर अनइवन प्रॉपर्टीज़ वाली होगी या सॉफ्ट सॉइल होगी, उसको वो सब्सिस्टेंस नहीं करने देगा, नीचे जो है बैठने नहीं देगा। किसी एक कॉर्नर पे या एक लोकेशन पे सॉइल नीचे की तरफ जाती है तो साइड वो एक कंटिन्यूटी होगी उस बैंड की, तो वो उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा। इसी तरह से लेंटल बैंड जो है ये मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये हमने विंडोज़ के ऊपर और डोर के ऊपर हमने इसको जो है वो फाउंडेशन इसकी करनी है। और इसका बेनिफिट ये होता है कि विंडोज़ के ऊपर जो ब्रिक्स आएंगी उनका लोड आएगा, तो ये कंटिन्यू एक बैंड बन जाएगा, ये लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टू द साइड्स ऑफ द वॉल। विंडो के ऊपर पूरा का पूरा लोड नहीं रहेगा, वो लोड जो है वो साइड पर डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये इसका बेनिफिट होता है। देन ईच ईवी बैंड इज बैंड प्रोवाइडेड ऑन द टॉप ऑफ द वॉल्स। जो स्लोपिंग रूफ्स होते हैं उनके टॉप पर लगाया जाता है और इससे आयरन नेल्स वहाँ पर हम लगाते हैं जो उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथ देता है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब अर्थक्वेक 2005 में आया था मुजफ्फराबाद में, उसका जो है वो एपी सेंटर था, तो वो उसने बहुत सारे घरों को डिस्ट्रॉय किया, बहुत सारे घर उसमें कोलैप्स हुए। लेकिन कुछ घर जिनमें कुछ ऐसी टेक्निक यूज़ की थी वो उन्होंने विद स्टैंड किया, वो घर जो है वो कोलैप्स नहीं हुए। उनमें ज़्यादातर ये देखा गया कि ढाजी दीवारी कंस्ट्रक्शन इन कश्मीर, ये एक सिस्टम है। यहाँ पर आप देखें कि वुड के, लकड़ी के फ्रेम्स बनाए जाते हैं टिम्बर के, और उसके अंदर जो है ये लकड़ी के फ्रेम्स जो हैं पूरी दीवार में बनाए जाते हैं। कैसे? हॉरिजॉन्टली इसको किया जाता है, वर्टिकली और डायगोनली। तो इस तरह से एक जो है रीइंफोर्सिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और उसके अंदर जो है ब्रिक्स का, देन सॉफ्ट अर्थ एंड लाइम मोर्टर से जो है
उसके अंदर जो स्पेस होती है वो भरी जाती है। तो ये एक ट्रेडिशनल तरीका था कश्मीर में और इसने विथस्टैंड किया और बहुत ये फ़ायदेमंद और सक्सेसफुल रहा इन प्रिवेंटिंग अर्थक्वेक, और अर्थक्वेक के नुकसान को बहुत कम नुकसान हुआ जहाँ पर ये धाजी दीवारी किस्म के घर बने हुए थे।